मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल आप 100% देकर अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है जी। तो आप अपना समय को बिल्कुल बेहतर ढंग से आप यूज कीजिए, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से हो पाए जी। अगर आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से आप कर पाइएगा, तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप अंक भी लेकर आ पाइएगा जी। आज के क्लास में हम ट्रेंगल के चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जी। 9 नंबर क्वेश्चन से जी, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन तक आपको हम पिछले क्लास में ट्रेंगल चैप्टर का इम्पॉर्टेंट प्रश्न करा दिया हूँ जी। मैं आपको कहा हूँ कि आपका जो ट्रेंगल चैप्टर है, मैं उसी प्रश्न को टच करूँगा जो आपका प्रश्न इम्पॉर्टेंट होगा, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है जी, ठीक है। मैं वह प्रश्न को टच नहीं करूँगा जो आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको हर एक प्रश्न, हर एक चैप्टर को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको रिवीजन करना 100% जरूरी है जी। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपको आगे जितना आपका चैप्टर बढ़ते जाएगा, अब पीछे वाला अगर आप भूल जाते हैं तो आगे वाला आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आप रिवाइज करते चलिएगा, तब आपको 100% हर एक चैप्टर समझ में आएगा जी, ठीक है। तो आपको हर एक चैप्टर को समझने के लिए आपको रिवीजन करना बिल्कुल ज़रूरी है जी। अगर आप साइंस की बात करें तो आपको हर एक चैप्टर समझना चाहते हैं तो आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। अगर मैथ के हर एक चैप्टर को, हर एक प्रश्न को अगर आप हल करना चाहते हैं, आपसे हल हो पाए 100%, तो उसके लिए आपको रिवाइज करना बिल्कुल ज़रूरी है जी। तो आप बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखिएगा जी। आपको 100% मैं समझाने का कोशिश करूँगा। अगर आप लोग रिवाइज किए तो आपको 100% आपको समझ में आएगा जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, क्या कह रहा है प्रश्न। यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, पी क्यू समांतर है किसका जी, आर एस के, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। हमें ये प्रूफ करना है कि जो त्रिभुज पी ओ क्यू है, जो समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के जी, ठीक है। ये आपका क्या है जी, फिगर है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दिया है, दिया है पी क्यू समांतर है एस, सॉरी जी, आर एस के, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, करना है, क्या सिद्ध करना है जी, तो त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज, त्रिभुज एस ओ आर के, ठीक है जी। ये हमें सिद्ध करना है। अब आगे समझिएगा जी। यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे पी ओ क्यू, ठीक है जी। त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज ए, सॉरी जी, तथा त्रिभुज एस ओ आर से, ठीक है जी। त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर से, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, से नहीं लिखना है जी, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू, सॉरी जी, त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर, ठीक है जी। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी। आपको कहा जाए कि ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं, ये दो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, इस एंगल को क्या कहते हैं, ये दोनों कोण को क्या कहते हैं, बताइए जी। एंगल, ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं जी, तो सम्मुख कोण कहते हैं या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं जी। और ये जो दोनों कोण आपका होता है, आपका सम्मुख कोण, जो क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। तो अगर आपको, आप किस तरह से लिखिएगा जी, एंगल हमको ओ लिखना है, तो किस तरह से लिखिएगा, लिखिएगा पी ओ क्यू या क्यू ओ पी, ठीक है जी। तो लिखेंगे पी ओ क्यू
बराबर एंगल SOR लिख सकते हैं या ROS, मतलब आपको बीच में O होना चाहिए जी, क्योंकि आप बीच में जो आपका होगा वही आपका एंगल को दर्शाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं SOR। ठीक है जी, आपका ये है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है जी, क्या है जी, सम्मुख कोण। अब आगे समझिएगा जी, ये एंगल और ये एंगल को क्या कहते हैं जी, ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं जी, बताइए। ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं? ये दोनों एंगल को कहते हैं एकांतर कोण, क्योंकि एक रेखा के जो दोनों एंगल है, जो एक रेखा के आर पर दोनों एंगल है जी, इसलिए इसको क्या कहते हैं जी, एकांतर कोण कहते हैं। और ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं जी, आपका जो एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण होता है, ये क्या होता है जी, बराबर होते हैं। ठीक है जी, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा एंगल, एंगल आपको क्या लिखना है जी, आपको P लिखना है। तो एंगल P कैसे लिख पाएंगे जी, तो लिखना होगा OPQ। ठीक है जी, या लिख सकते हैं QPO। ठीक है, तो लिखते हैं OPQ बराबर है एंगल OSR एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ठीक है जी, ये दोनों कोण क्या कहते हैं जी, एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है जी, अब आगे समझिएगा, ये एंगल और ये एंगल को क्या कहते हैं जी, ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं जी, तो ये दोनों एंगल को भी कहते हैं एकांतर कोण, क्योंकि ये जो दोनों एंगल है जो आपका एक रेखा के आर पार है जी। तो अगर आपको एंगल Q लिखना हो तो कैसे लिखेगा जी, तो लिखिएगा एंगल Q कैसे लिखेगा जी, OQP, OQP। या ये आपका क्या होगा जी, जो आपका एकांतर कोण होगा, ये कोण बराबर होते हैं आपस में जी। ठीक है, तो एंगल OQP बराबर है एंगल ORS के जी, ORS के जी, एकांतर कोण। ये दोनों क्या कहते, ये दोनों को कौन सा कोण कहते हैं जी, ये दोनों जो आपका कोण है इसको कौन सा कोण कहते हैं, तो एकांतर कोण कहते हैं जी। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, अगर आपका दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज में आपका दो कोण या तीन कोण आपका क्या हो जाए जी, बराबर हो जाए, तो उसको कौन सा, तो दोनों आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा जी, आपका समरूप हो जाएगा। आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा जी, समरूप हो जाएगा। तो आपको लिखना होगा इसीलिए त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR। ठीक है जी, AA की समरूपता कसौटी से। ठीक है जी, कौन सा नियम से जी, तो एंगल की समरूपता की कसौटी के नियम से जी। ठीक है, तो आपका ये त्रिभुज दोनों समरूप कैसे हुआ जी, ये जो दोनों त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है जो आपका समरूप कैसे हुआ जी, तो आपका अगर दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के दो एंगल या तीन एंगल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये त्रिभुज आपका क्या होते हैं जी, आपका समरूप होते हैं। तो त्रिभुज क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं। तो यही तो हमें सिद्ध करना था जी, प्रूफ करना था कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR का जी। तो ये जो आपका दोनों त्रिभुज है जो क्या होगा जी, आपस में समरूप हो गए। समरूप आपका त्रिभुज कब होता है जी, जब आपका त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हो या तीन कोण बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज आपका एक दूसरे के समरूप होते हैं।
तो 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। यहाँ पर आपको ये फंडा समझ में आ चुका होगा, तो समझ में आपको आ चुका होगा जी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ खेला है आपका एकांतर कोण का और समूह कोण का जी, जो आपको हम बेसिक क्लास में पढ़ाए थे कि एकांतर कोण क्या होता है और समूह कोण क्या होता है जी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। अब हम अगला प्रश्न को लिखते हैं बोर्ड पर, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको 100% समझ में आएगा मेरे सुकूनों। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। आपको प्रश्न दिया गया है जिसको बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है जी। ये आपका 10 नंबर प्रश्न जी, 9 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। दी गई आकृति में यदि एल एम समांतर है पी क्यू का, एल एम समांतर आपका पी क्यू का है, तो एंगल बी ओ सी बराबर 125 डिग्री है तथा एंगल सी डी ओ बराबर आपका 70 डिग्री है, तो एंगल डी ओ सी तथा एंगल डी सी ओ आपको ज्ञात करें। ठीक है जी, वर्ष 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो बिल्कुल बनाना आसान था जी। ठीक है जी, कैसे बनाते हैं जी? एक ही रेखा पर बना हुआ कोण आपका 180 डिग्री होता है जी। ठीक है, अगर एक ही रेखा पर बना हुआ कोण है तो उसका वो कितना डिग्री होता है जी? 180 डिग्री होता है जी। तो यहाँ पर 125 डिग्री है, तो कितना और जोड़ेंगे 125 डिग्री में कि आपका 180 डिग्री होगा जी, तो 55 डिग्री। तो ये आपका एंगल हो गया कितना डिग्री जी? 55 डिग्री। ठीक है जी, तो आपको एंगल ज्ञात करना था डी ओ सी जी, तो ये एंगल हो गया आपका 55 डिग्री जी। और आपको एंगल ज्ञात करना है डी सी ओ, मतलब आपको ये एंगल चाहिए। ठीक है जी, एंगल सी चाहिए। तो अब भली भांति जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है जी। तो एक 70 डिग्री, एक 55 डिग्री, तो अगला कितना डिग्री होगा जी? तो अगला कोण आपका होगा 55 डिग्री जी। कितना डिग्री जी? 55 डिग्री, क्योंकि 70 और 55 होता है 125 और 55 जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल बनाना आसान था, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। अगर 2 अंक में ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको, ठीक है जी, जब सब्जेक्टिव में आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, सब्जेक्टिव प्रश्न, तो आपको बनाना होगा स्टेप बाय स्टेप, आपको लिख कर जी। ठीक है जी, आपको हम समझाए थे कि अगर एक ही रेखा पर बना हुआ कोण आपका 180 डिग्री होता है जी। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है जी। तो हमें ये ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इस टाइप से बना देते जी, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव में पूछा गया तो सब्जेक्टिव में पूछा गया तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना होगा जी। तो समझिए जी, तो आपको क्या क्या दिया गया है जी? लिखना होगा आपको दिया गया है, क्या दिया गया है जी? एंगल बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, एंगल सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। ठीक है जी, 70 डिग्री आपको दिया गया है जी। अब आगे समझिएगा, अब आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। एंगल डी ओ सी, ठीक है जी, क्या लिखना होगा जी? एंगल आपको लिखना होगा डी ओ सी। ठीक है जी, एंगल डी ओ सी प्लस आपका एक ही रेखा पर बना हुआ कोण आपका 180 डिग्री होता है जी। ठीक है जी, अब भली भांति जानते हैं जी। अब आपको लिखना होगा आगे सी ओ बी, क्या लिखना होगा जी? सी ओ बी। ठीक है जी, ये दोनों कोण का योग कितना डिग्री होगा जी? तो 180 डिग्री होगा जी। ठीक है जी, तो एक ही रेखा पर अगर बना हुआ कोण आपका 2 ठो है, ठीक है जी, एक ही रेखा पर बना हुआ अगर 2 ठो कोण है तो उस दोनों कोण का योग आपका 180 डिग्री होगा जी। ठीक है जी,
180 डिग्री होगा जी। ठीक है, कितना डिग्री होगा जी? 180 डिग्री होगा जी, क्योंकि एक ही रेखा पर बना हुआ कोण आपका कितना डिग्री का होता है जी? तो 180 डिग्री का होता है जी। तो यहाँ पर आपका दो कोण बना हुआ एक ही रेखा पर जी, तो दोनों कोण का योग करने पर हमारा क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो लिख दिए 180 डिग्री जी। ठीक है जी, इतना आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा जी। अब आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से। भली भांति जानते हैं कि एंगल जो DOC है, जो हमें क्या करना है जी? हमें एंगल DOC हमें ज्ञात करना है जी। तो हमें पता नहीं तो लिख देंगे एंगल DOC, लेकिन हमें एंगल COB हमें पता है जी। COB एंगल हमें पता है जी। कितना डिग्री है जी? बताइए। COB एंगल कितना डिग्री है जी? तो हमारा 70 डिग्री है जी। कितना है जी? 70 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री जी। ठीक है, 180 डिग्री जी। ठीक है, आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा जी। जो आपका एंगल आपका COB आपको कितना डिग्री है जी? 70 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है जी? 70 डिग्री है। सॉरी 125 डिग्री है जी। कितना डिग्री है जी? 125 डिग्री है। एंगल COB आपका कितना है जी? 25 डिग्री, 125 डिग्री है जी। यहाँ पर मैं 70 डिग्री लिख रहा था, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है, एंगल DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री करेंगे तो हमारा एंगल DOC निकलेगा 55 डिग्री। ठीक है जी, हमें एंगल ज्ञात करना था DOC जी। तो एंगल हमारा ज्ञात हो गया, DOC एंगल हमारा आया कितना जी? 55 डिग्री। और हमें एक एंगल और ज्ञात करना है, DCO एंगल जी। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल आ गया भली भांति जी। अब बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। अब भली भांति जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है जी? तो कितना डिग्री होता है जी? 180 डिग्री होता है जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। एंगल DOC प्लस, अब आपको लिखना होगा यहाँ पर एंगल O को दर्शा रहा है जी। ठीक है जी, अब एंगल यहाँ पर हम O लिखे हैं। ठीक, जो आपका बीच में होगा वही आपका एंगल का दर्शाएगा जी। ठीक है, अब आपको लिखना होगा ODC। ठीक है जी, एंगल आपको लिखना होगा ODC। ठीक है जी, अब आपको लिखना होगा एंगल OCD। त्रिभुज के तीनों एंगल का होता है, जो कोण होता है आपका, उसका योग कितना डिग्री होता है जी? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हम लिख दिए। ठीक है जी, हमको एक बार एंगल लिखना था O, एक बार एंगल लिखना था D, एक बार एंगल लिखना था C जी। ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमारा तीनों एंगल को जोड़ते हैं त्रिभुज का, तो कितना डिग्री होता है जी? तो 180 डिग्री होता है जी। तो बराबर लिख देंगे 180 डिग्री। ठीक है, अब आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। DOC एंगल कितना डिग्री है जी? तो 55 डिग्री प्लस ODC आपको ODC मतलब एंगल D कितना डिग्री दिया गया है जी? तो एंगल D हमें 70 डिग्री दिया गया है। कितना डिग्री जी? 70 डिग्री प्लस हमें एंगल C पता नहीं है, ज्ञात करने के लिए दिया गया है जी। ठीक है, तो लिख देंगे एंगल OCD बराबर 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा एंगल OCD बराबर 180 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा 125 डिग्री जी। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे 55 और 70 तो आपका हो जाएगा 125 डिग्री जी। तो
एंगल ओ सी डी इसमें से घटाएंगे तो कितना डिग्री बचेगा जी, तो आपको बचेगा 55 डिग्री। कितना डिग्री जी, 55 डिग्री। मतलब हमको एंगल ओ ज्ञात करना था और एंगल सी जी, ठीक है, एंगल ओ ज्ञात करना था, ठीक है, और एंगल सी जी, ये भी आपको 55 डिग्री हो गया, ये भी आपका 55 डिग्री हो गया जी, ठीक है जी। एंगल डी तो हमें पहले से तो दिया गया था जी, एंगल हमें डी दिया गया था, एंगल ओ ज्ञात करना था, एंगल सी ज्ञात करना था जी, तो ज्ञात हो गया, दोनों एंगल हमारा 55 डिग्री आ गया जी। ये आपका सब्जेक्टिव में अगर इस प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से बनाना है जी। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं जी कि एक ही रेखा पर बना हुआ कोण आपका कितना डिग्री का होता है जी, तो 180 डिग्री का होता है जी। तो ये आपका कोण आपको 155 डिग्री का है, तो ये कोण आपका कितना डिग्री का होगा जी, तो 55 डिग्री, ठीक है जी। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 125 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो 125 में क्या जोड़ेंगे हम, कितना डिग्री जोड़ेंगे कि हमारा 180 डिग्री होता है 55 डिग्री, तो हम बिल्कुल आसान था निकालना जी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर पूछा जाए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाए तब जी, अगर आपको सब्जेक्टिव पूछा जाए तो आपको इस तरह से बनाना होगा जी, ठीक है। यहाँ पर एंगल हमें डी दिया गया था, लेकिन हमें एंगल ओ नहीं दिया गया था, एंगल सी नहीं दिया गया था जी, तो मैं एंगल ओ ज्ञात किए यहाँ पर, एंगल यहाँ पर हम सी ज्ञात किए जी, ठीक है जी। अब अगला प्रश्न आपसे है 11 नंबर, उसको आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से। आपको प्रश्न दिया गया है दो त्रिभुज, ये आपको प्रश्न नंबर है 11, दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध लिखे, मतलब शर्त लिखे जी, ठीक है जी। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसका आपको शर्त लिखना होगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो सकता है तो उसका शर्त क्या है, ठीक है जी। दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए आपको शर्त लिखें कि आपका अगर दो त्रिभुज है तो समरूप क्यों हुआ, इसका शर्त लिखें। तो पहला शर्त आपको लिखना होगा उनके संगत भुजाओं उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है जी। आपको हम बताए थे कि अगर दो आपका त्रिभुज समरूप कब होगा जी, अगर दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज हम आपका समरूप कब होगा जी, उसका शर्त लिखें। आपको हम बताए थे कि नहीं, बिल्कुल बताए थे जी। दूसरा आपको शर्त लिखना है जी उनके संगत भुजाओं समानुपाती हो, ठीक है जी। बिल्कुल आपको भली भांति बताए थे जी कि अगर हमारा त्रिभुज समरूप है, तो होने का उसका शर्त आपको लिखना होगा जी, ठीक है जी। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए आपको शर्त लिखे कि दो त्रिभुज है तो समरूप क्या है, क्यों है, उसका शर्त आपको लिखना है। तो उनके संगत कोण क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं, और उनके संगत भुजाओं समानुपाती हो, ठीक है जी। तो 11 नंबर प्रश्न तक आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा जी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं बोर्ड पर, आपको हम समझाते हैं बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। आपको यहाँ तक जो हम प्रश्न बताएं 11 नंबर तक आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा अगर आप क्लास को बिल्कुल ध्यान से देख रहे होंगे तब जी। अब नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा मेरे से सुनो बिल्कुल ध्यान से जी, आपको 100% समझ में आएगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा।
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। ठीक है जी, जो आपका त्रिभुज ए बी सी है जो आपका समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से। ए बी सी आपका ये त्रिभुज हो गया एक ठो जी, और आपका अगला त्रिभुज है डी ई एफ, जो आपका क्या है जी, समरूप है। ठीक है, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है जी, और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है जी, त्रिभुज डी ई एफ का। और आपको है यदि डी ई का वैल्यू 5.1 दिया गया है सेंटीमीटर जी। ठीक है, तो ए बी का मान ज्ञात करें, तो ए बी भुजा का आपको मान ज्ञात करना है जी। ठीक है, आपको ए बी भुजा का मान आपको ज्ञात करना है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो लिखना होगा आपको दिया गया क्या दिया गया है जी, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है जी, आपका त्रिभुज समरूप है ए बी जो सी आपका त्रिभुज है समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है जी, तो दिया गया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है जी, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको डी ई का वैल्यू दिया गया 5.1 सेंटीमीटर। आपको ए बी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर वाट। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा जी। कुछ भी नहीं लिखे, जो आपको दिया गया था प्रश्न में वही तो मैं लिखा हूँ जी। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि बिल्कुल ध्यान से, आपको समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है जी। तो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, क्या कहें, जो आपका समरूप त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है जी, तो होता है संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात हम निकाल रहे हैं, तो किसके बराबर होगा जी, किसके बराबर होगा। आपको हम पूछें कि जो आपका जो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है उस क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, तो उसका संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है जी। ठीक है जी, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल रहे हैं, तो किसके बराबर होगा जी, तो होगा संगत भुजा के वर्गों के बराबर होगा जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। तो ए बी, ठीक है जी, यहाँ पर डी ई का वैल्यू दिया गया है जी, तो डी ई किसका संगत होगा जी, डी ई जो आपका भुजा है किसका संगत होगा जी, तो ए बी का होगा जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी
बटा डी ई का आपको क्या कर देना है जी, वर्ग कर देना है जी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको दिया गया 9 और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल दिया गया 64 बराबर आपको ए बी का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन आपको डी ई का वैल्यू पता है 5.1। इसको कर देंगे स्क्वायर जी, ठीक है, मतलब वर्ग। अब आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आकर रूट आपका चला जाएगा जी 9/64 में जी। तो यहाँ बच गया ए बी बटा 5.1। तो 9 का रूट के आपका 9 रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर 9 का क्या निकलेगा जी, तो 3 निकलेगा। और रूट के अंदर 64 है, तो रूट के अंदर जो 64 है, 64 के रूट के बाहर क्या निकलेगा जी, तो आपका 8 निकलेगा जी, ठीक है जी। आप भली भांति समझते हैं कि आपका जो रूट में 9 है उसका रूट के बाहर 3 निकलेगा, और जो रूट में आपका 64 है उस रूट के बाहर उसका 8 निकलेगा जी। अब यहाँ बच गया ए बी बराबर ए बी बटा 5.1, ठीक है जी, बच गया जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 8 ए बी आपका 15.3, ठीक है जी, 5.3। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ए बी बराबर 15.3 बटा आपका हो गया 8 जी। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आपका क्या होगा जी, तो आपका हो जाएगा 80 जी। तो आपको ए बी बराबर आपका 153/80 हो गया जी। इसमें अगर आप भाग दीजिएगा तो ए बी का मान निकलेगा 1.9125 सेंटीमीटर जी, ठीक है, सेंटीमीटर जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, हमें ए बी का ही मान ज्ञात करना था जी। तो ए बी का मान आ गया 1.9125 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसमें कुछ भी नहीं था जी, आपको जो दिया गया था मैं वो लिख दिया जी। फिर हम जानते हैं कि जो आपका समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है जी, तो किसके बराबर होता है जी, तो होता है संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है जी। बस मात्र यहाँ पर यही फंडा जी, आप समझ चुके होंगे इस प्रश्न को जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी इस प्रश्न को समझने में जी। अब अगला प्रश्न को लिखते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं जी। आपका जो अगला प्रश्न है 13 नंबर, ये आपका क्लास का लास्ट प्रश्न है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट प्रश्न को जी। अब नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा मेरे सुकून, ये आपका लास्ट प्रश्न है जी इस क्लास का जी। तो ये प्रश्न से आपका क्लास समाप्त हो जाएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y तथा 40 डिग्री है, तो 2 कोण का आपका x तथा y के बीच का अंतर आपका कितना है जी, 30 डिग्री है। तो x तथा y का आपको मान ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका जो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है जी, तो 180 डिग्री होता है जी। तो आपका त्रिभुज का पहला कोण है x और दूसरा कोण है y और तीसरा कोण है 40 डिग्री जी। तो किसके बराबर होगा जी, तो 180 डिग्री होगा जी। मतलब त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए हम इसके बराबर लिखेंगे 180 डिग्री जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 140 डिग्री जी, ठीक है जी, समीकरण 1। अब आगे समझिएगा, कहा गया है 2 कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है जी। तो 2 कोण x और y जो आपका 2 कोण है इसके बीच का अंतर है 30 डिग्री, समीकरण 2। अब आपको लिखना होगा समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है जी। समीकरण 1 क्या है जी, x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, समीकरण 1।
अगला समीकरण आपका है x माइनस वाई बराबर आपका है 30 डिग्री जी। ठीक है जी। तो यहाँ सर आपका एक प्लस में वाई है, एक आपका माइनस में, तो क्या हो जाएगा जी, आपका कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 170 डिग्री जी। ठीक है जी, 170 डिग्री बचेगा जी। तो x बराबर 170 डिग्री में अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा जी, तो आपका अगर इसको 2 से विभाजित करते हैं तो आपका हो जाएगा x बराबर 85 डिग्री। कितना डिग्री जी, 80 80 160 होता है ना जी, तो 85 85 कितना होगा, 85 दूनी 170 डिग्री होगा जी। तो आपका आंसर आ गया 85 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया जी, 85 डिग्री। हमें x और y का दोनों का वैल्यू हमें ज्ञात करना था जी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है जी, ये समीकरण 1 में या 2 में रखिए। ठीक है, समीकरण 1 क्या है जी, x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री। तो x का वैल्यू है 85 डिग्री प्लस वाई बराबर 140 डिग्री। तो वाई बराबर 140 डिग्री में से अगर 85 डिग्री घटाते हैं तो वाई बराबर कितना डिग्री आएगा जी, बताइए। तो यहाँ पर आपका हो गया 40 और 15 आपका हो गया 55 डिग्री। कितना डिग्री जी, 55 डिग्री। ठीक है जी, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना था जी। तो आप लिख सकते हैं इसीलिए x बराबर 85 डिग्री, y बराबर 55 डिग्री जी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको भली भांति ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा जी। बिल्कुल आपका आसान प्रश्न था, 2018 में पूछा गया, वर्ष 2018-2022 में जी। ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें करना था जी। हमें त्रिभुज के 3 कोण दिया गया था जी। ठीक है, तो अब भली भांति जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, वहाँ समीकरण 1 हम ज्ञात कर लिए, और आपका त्रिभुज के 2 कोण का अंतर दिया गया था 30 डिग्री, ये आपका समीकरण 2 हो गया। फिर वहाँ से हमें x y का वैल्यू हमको ज्ञात करना था। तो समीकरण 1 तो था, 2 से हम x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, फिर x का वैल्यू हम रख देंगे, 1 में रख सकते हैं या 2 में, तो हमारा y का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा जी। तो बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। तो आज की क्लास में जितना मैं प्रश्न आपको कराया हूँ, आपको 100% समझ में आया होगा, मेरे सुकून में उम्मीद करता हूँ जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। और आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।